नमस्कार। गुहार छत्तीसगढ़ फंड परफॉर्मेंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। आज हम गुहार में चर्चा करेंगे डीएमएफ के बारे में। डीएमएफ यानी कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। छत्तीसगढ़ में डीएमएफ का जन्म एक बार फिर से बोतल से बाहर आ गया है। जांजगीर चांपा से जुड़ा हुआ ये मामला विधानसभा में जमकर गूंजा। विपक्ष ने इस फंड की राशि से नियमों को दरकिनार करके खरीदी के आरोप लगाते हुए सरकार की घेराबंदी की। विपक्ष का कहना था कि सिंगल कोटेशन के आधार पर ही खरीदी की गई है और करीब 8 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। विपक्ष ने कलेक्टर को निशाने पर लेते हुए कहा कि कलेक्टर ने नियम विरुद्ध बगैर शासी परिषद के 30 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी। विपक्ष ने सीधे तौर पर डीएमएफ की राशि में बंदर बांट का आरोप लगाया है। तो वही विपक्ष के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कहीं भी अगर गलत हुआ होगा तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। आइए आपको सुनवाते हैं कि पक्ष और विपक्ष ने इस पर क्या कुछ कहा। छत्तीसगढ़ में लगभग 2000 करोड़ के डीएमएफ का प्रतिवर्ष खर्च किया जाता है और इस डीएमएफ की राशि में किस ढंग से भ्रष्टाचार हो रहा है इसके बारे में तो हमने चर्चा ही नहीं की। हमने तो सिर्फ प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है, जो नियम विरुद्ध स्वीकृति की जा रही है उसके बारे में चर्चा की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब में माना कि जांजगीर चांपा जिले में 28 तारीख को कलेक्टर का ट्रांसफर होता है। 28 तारीख से 1 तारीख तक जब तक नया कलेक्टर आता है उसके बीच में 28/6 को ट्रांसफर होता है और 1/7 को नया कलेक्टर आता है। इस बीच में 30 करोड़ की राशि की स्वीकृति कर दी जाती है डीएमएफ मद से। नया कलेक्टर आता है तो वो फिर 21 करोड़ की जो स्वीकृति है उसको रोकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जानकारी नहीं थी, उन्होंने कहा कि मैं दिखवा लेता हूं। आप खोल के देख सकते हैं, प्रदेश की जनता खोल के देख सके कि उनका जो डीएमएफ का मद है वो मद किस किस राशि पर कहां पर खर्च हुआ है। डीएमएफ में इस तरह की कोई मामला नहीं है, भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है। जिस तरह से इन लोग आज बात कर रहे थे उस तरह का कोई मामला ही नहीं था। 30 करोड़ की स्वीकृति की बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री ने जवाब दिया लगभग 16 करोड़ की स्वीकृति होती जी। इनके पास कोई तथ्यात्मक जानकारी ही नहीं रहती, कुछ भी बातें कोई कह दिया, पेपर में छप गया, उसको उठा लेते हैं। वास्तविकता तक जाने का इनका कोई इरादा ही नहीं रहता। तो विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में डीएमएफ पर विपक्ष ने सरकार की घेराबंदी की है। विधायक सौरभ सिंह ने विधानसभा में यह मामला उठाया है। सिंगल कोटेशन के आधार पर खरीदी की गई है, ऐसा उनका कहना है और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि 8 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। एक एक करके उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ अजय गंगवानी जी जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ के.एस. चौहान भी जुड़ेंगे जो कि भाजपा नेता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा अजय गंगवानी जी से। अजय जी, बीजेपी साफ साफ कह रही है कि नियमों को दरकिनार किया गया है, बंदर बांट की गई है, क्या कहेंगे? देखिए दिव्यांशु जी, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बन चुका है। 3.5 साल हमारी सरकार को हो चुके हैं, एक भी तथ्यात्मक आरोप सबूतों के साथ इनके द्वारा 3.5 साल में नहीं लगाया गया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मुद्दाहीन हो चुकी है। इस प्रकार के झूठे आरोप लगाकर लोगों में झूठ और भ्रम फैलाने का दुष्प्रयास करते हैं। कुछ आंकड़े दे दूं। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जांजगीर की, तो सबसे पहले इन्होंने जो आरोप लगाया है कि वहां पे 50% खर्च कर दिया गया है, जबकि माननीय मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से कहा कि मात्र 28% खर्चा हुआ अभी तक। ये पहला झूठ। 2 वित्तीय वर्षों में आरोप लगा रहे हैं कि प्रशिक्षण पर 23 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया है और 8 करोड़ रुपए की खरीदी बिना शासी परिषद के, जो पूरी तरह गलत है। उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं कि कलेक्टर के तबादले के बाद 30 करोड़ रुपए की खरीदी का आरोप लगा रहे हैं, जबकि कुल खर्चा ही जब 28% हुआ है। आपको स्पष्ट कर दूं दिव्यांशु जी, जांजगीर जिले का कुल डीएमएफ का जो फंड है वो लगभग 100 करोड़ के आसपास है। 28% खर्चा हुआ, मतलब 28 करोड़ तो कुल खर्चा हुआ है। उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं कि 30 करोड़ कलेक्टर के ट्रांसफर के बाद, तो कहीं ना कहीं जो आरोप लगा रहे हैं पूरी तरह गलत है। उसके बाद देखिए, मुख्यमंत्री जवाब ने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी तक मात्र 10 करोड़ रुपए की खरीदी का आदेश जारी किया गया था। उसके अलावा जो 21 करोड़ का था उसको निरस्त कर दिया गया ऑलरेडी। तो इस प्रकार का मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ न केवल सड़कों पर, सदन में गलत और झूठ बयान करके झूठ और भ्रम फैलाने का जो दुष्प्रयास करें वो गलत है। और देखिए, कहीं ना कहीं शायद ऐसा लगता है, दिव्यांशु जी अपने कार्यकाल को याद कर रहे हैं, आपको स्पष्ट कर दूं 2015 में इस डीएमएफ कमेटी का गठन किया गया पूरे देश में। जो उस क्षेत्र के जो वहां पे लोग हैं, उनके शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके रोजगार, उनके पेयजल, ऐसी चीजों के लिए लगातार 3.5 साल के कार्यकाल में लगातार हम काम कर रहे हैं। लेकिन इनके कार्यकाल की बात करूं, 2015 से 2018 में इन्हीं के डीएमएफ फंड से
कड़ो तालाब में जो गार्डन है उसका सौंदर्यीकरण किया गया, नालंदा परिसर का निर्माण किया गया, मक्ताल कॉलोनी की जो ऑडिटोरियम इनके द्वारा बनाया गया। तो सबसे बड़ी चीज देखिए, अनेक जिलों के अधिकारियों ने अपने घरों में स्विमिंग पूल बनाए और 2-2 मंजिले के फ्लैट में 4-4, 5-5 लिफ्ट लगाई गई। तो कहीं ना कहीं दुरुपयोग इनके शासनकाल में 2015 से 2018 तक होता रहा। शायद उसी कार्यकाल को याद कर रहे हैं। और इंस्पेक्टर तो हमारी मंशा इस बात पे थे दिव्यांशु जी, हम ये चाह रहे थे कि डीएमएफ की जो कमेटी है उसका अध्यक्ष हमने प्रभारी मंत्री को बनाया था और उसके जो सदस्य थे वहां के विधायक थे और कलेक्टर सचिव के रूप में काम कर रहे थे, क्योंकि संविधान की ये परंपरा है कि सारी नीतियां जो है वो जनप्रतिनिधि बनाते हैं और कार्यपालिका का ये दायित्व होता है कि उन नीतियों को लागू किया जाए। परंतु कहीं ना कहीं मोदी जी का जो पूंजीवादी चरित्र है, आज ब्यूरोक्रेसी को प्राथमिकता देने का जो कार्यक्रम है, उस बात से स्पष्ट होता है। उन्होंने नियम में परिवर्तन करके कलेक्टर को उसका अध्यक्ष बनाया, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कलेक्टर उनको बेहतर नहीं समझ पाता। आज एक जनप्रतिनिधि लोगों की जनता से मिलता है, वहां की जुड़ी जन समस्याएं, उनसे जुड़े मुद्दों को बेहतर समझता है, तो डीएमएफ फंड का बेहतर प्रयोग किया जा सकता था। अजय जी, आपने सौरभ जी की बात सुनी होगी, सौरभ सिंह की आपने बात सुनी होगी। उनका कहना यह है कि 28 तारीख को कलेक्टर साहब आते हैं और 1 तारीख को उनका ट्रांसफर होता है और इसके बीच में 30 करोड़ रुपए स्वीकृत हो जाते हैं। जो नए कलेक्टर आते हैं वो उस पर रोक लगा देते हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी तो हुई है? भाई अगर गड़बड़ी नहीं हुई है, वो भाई आपने कहावत सुनी होगी कि बिना धुएं के आग नहीं उठती, कहीं ना कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो मतलब दाल में काला है। क्या कहेंगे दिव्यांशु जी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का एक स्पष्ट बयान आया है, अगर मैं कोई व्यक्ति किसी कलेक्टर के पद पर बैठा है, जब तक वो अपना पद से पदभार दूसरे को नहीं देता तब तक वो कलेक्टर के रूप में अधिकृत है और उस समय वो अधिकृत रहते हुए अगर किसी आदेश को पारित करता है। और देखिए, माननीय मुख्यमंत्री की मंशा इस बात से स्पष्ट होती है, उन्होंने कहा है, देखिए लोकतंत्र में, हमारे छत्तीसगढ़ में संविधान और कानून का राज है, विपक्ष के सलाहों का, सुझावों का स्वागत है। अगर कोई ऐसी अनियमितता पाई जाती है तो ये 15 साल के कमीशन को भ्रष्टाचार का शासनकाल नहीं है। अगर दोषी कार्रवाई होगा उस पर बिल्कुल, अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सही कहा आपने, अगर दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं एक बार रुक करना चाहूंगा केएस चौहान जी का। केएस चौहान जी, आपने अजय गंगवानी जी की बात सुनी, वो तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि विपक्ष तो बस एक मतलब भरमाने के लिए कहें या यूं कहें कि भ्रम पैदा करने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। क्या कहेंगे इस पर? अगर भ्रम होता तो ये आंकड़े जो बता रहे हैं दिव्यांशु जी, और जो अजय गंगवानी जी को मैं बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहा था, उन्होंने 75% भाजपा के कार्यकाल की बात की है और 25% ये वाली बात की है। जो आप क्वेश्चन भी पूछ रहे थे उस पे भी उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया, है कि नहीं? अभी शांति से मेरी बात सुनिए अजय गंगवानी जी, मैं आपकी बात शांति से सुन रहा था, उसका बोलिए, ठीक है ना, बीच में बोलिएगा मत। 243 एक आर्टिकल की धारा है आपसे, उसमें क्या होता है कि स्थानीय लोगों को ये पावर दिया जाता है कि खनन से पहले या दूसरी चीजों से पहले डीएमएफ के लिए उनका जो अनुमोदन है वो बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। इन्होंने क्या किया कि उनका अनुमोदन नहीं लिया। उनका अनुमोदन नहीं लेना जरूरी था। 1992 और 93 की पंचायती राज के हिसाब से उनका अनुमोदन लेना जरूरी था जी। उन्होंने उनको दरकिनारे कर दिया। क्यों? क्योंकि बातें खुल मत जाए, अंदर की बात बाहर मत आ जाए। ये जो 28 तारीख से 1 तारीख के बीच में जो घोटाला किया गया, वो सही में एक्चुअल में घोटाला है। और उसको आके जो नए कलेक्टर थे उन्होंने 21 करोड़ रुपए की रोक क्यों लगाई? दूसरी बात, एक तो पहली बात तो यह है कि मैं इसका आंसर चाहूंगा गंगवानी जी से कि अनुमोदन क्यों नहीं लिया गया। दूसरी बात, 8 करोड़ रुपए का आपने एक सिंगल कोटेशन को पास कर दिया जी। और उसमें जो केंद्र सरकार के द्वारा जेम की जो प्रावधान है, हमारा संविधान के हिसाब से संवैधानिक जो प्रक्रिया है हमारी, पहले उसमें भी जब स्थानीय प्रशासन से उन्होंने अनुमोदन नहीं कराया, उसमें भी संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया उन्होंने। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ ई मार्केट जेम में भी ये सब चीजें नहीं की गई, उसके बिना ये सब चीजें कर दी गई। सिंगल कोटेशन क्यों नहीं किया गया? तीसरी बात, आपने ऑडिट ही नहीं कराया है 18-19 से। ये कितनी बड़ी बात है जी। ये 3 प्रश्न हैं
ये तीनों प्रश्न एक दूसरे से लिंक है और ये पूरा दर्शाते हैं कि ये आपका दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है, आप कुछ भी बोलते रहो। अगर शासन जो है अगर स्वार्थी होता है ना, तो प्रशासन अपने आप निरंकुश हो जाता है, क्योंकि प्रशासन शासन के नक्शे कदमों पे चलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। प्रशासन जो है वो शासन के ही नक्शे कदम पर चलता है, अनुसार चलता है। ये आपने ठीकरा फोड़ दिया कि हाँ हम जांच करवाएंगे, ये आपका आंसर है, एक मुख्यमंत्री जी का आंसर है। ये चिल्ला चिल्ला के, ये पूरी परिस्थितियां चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं कि आपने संवैधानिक प्रक्रिया नहीं अपनाई है। दूसरा, आपका इसमें संलिग्नता है, ये 100% है। क्यों? क्योंकि आप क्यों ऑडिट नहीं करवाए? 3 साल हो गए, 3 साल हो गए ऑडिट करवाए हुए। 18-19 से ऑडिट क्यों नहीं करवाया गया? दूसरा, संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से, पंचायती राज के हिसाब से शासी का अनुमोदन क्यों नहीं लिया गया? तीसरा, हम ये बोलना चाहते हैं कि सिंगल कोटेशन में आपने जेम के द्वारा पास क्यों नहीं करवाया? ये 3 क्वेश्चन है मेरे, जिसमें आप आंसर दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो 3 सवाल पूछे हैं उनके हम उत्तर लेंगे गंगवानी जी से, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत करना चाहूंगा। हमारे साथ उचित शर्मा जी जुड़ गए हैं। उचित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। ओके जी। उचित जी, ये जो पूरा मामला है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं कि DMF के मद में ये जो बात सामने आई है, विधायक सौरभ सिंह ने ये बात आज विधानसभा में उठाई है, ये मुद्दा उन्होंने उठाया है कि इसमें कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि इसमें बंदर बांट हुई है। आप इस पूरे जो घटनाक्रम जो घटित हो रहा है, जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, उसे कैसे देखते हैं? उचित जी, बिल्कुल सही है कि ये जो कह रहे हैं सौरभ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको मैंने ही इस न्यूज को ब्रेक किया था छत्तीसगढ़ में। ये DMF फंड को लेकर बंदर बांट जो हो रही है वो सत्य है। सरकार के पास, सत्ता के पास इस बात का जवाब नहीं है। ऐसे यंत्र खरीद लिए गए हैं DMF में जिसकी विभाग के पास किसी प्रकार की RC नहीं है। यहाँ पूरा का पूरा विभाग, सरकार, कृषि अमला पूरा बैकफुट पर नजर आ रहा है। ऐसी चीजें पूरे भ्रष्टाचार के लिए पूरा किया गया है। और ये जितनी भी DMF डिस्ट्रिक्ट है, रायगढ़, कोरबा, चांपा, जांजगीर, दंतेवाड़ा, जितनी भी मैक्सिमम DMF के फंड जहां मैक्सिमम आते हैं, इन जिलों में भरपूर खरीदी की गई है और लगातार कर रही है। तकलीफ ये है कि आज जो घोषणा हुई है कि हम कार्रवाई करेंगे, तब किस पे कार्रवाई करेंगे? कलेक्टरों पे कार्रवाई करेंगे क्या? कलेक्टरों पे कार्रवाई तो होगी नहीं, क्योंकि इतने बड़े पद पे वो बैठे हैं, आप क्या कार्रवाई करेंगे? लेकिन ये बात सत्य है कि भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार को रोक नहीं पाई है। और कोरबा जो मैक्सिमम DMF जहाँ पे आता है, वो कैपिटल ऑफ करप्शन बन चुका है इस छत्तीसगढ़ वर्तमान सरकार के कार्यकाल में। वो पहले से भी था, लेकिन जो ग्लोरीफाई अभी हो गया है जी, उसको करप्शन ऑफ कैपिटल घोषित कर देना चाहिए इस सरकार को। तो जिस तरीके से वहाँ भ्रष्टाचार हो रहे हैं और बिना इतना, और जेम्स के थ्रू, मतलब ये हमारे मुख्यमंत्री की बातें भी नहीं मानते, आदेश भी नहीं मानते। अधिकारी इतने उसमें आ गए हैं, गुरूर में आ गए हैं कि मुख्यमंत्री जब बोल रहे हैं कि जेम्स से सामान न खरीदे, किसी ई मानक से सामान खरीदे, बावजूद उसके उनके कथन को नहीं माना जा रहा है। तो कितने क्या स्थिति हो गई है कि सरकार की लोग, सरकार की ब्यूरोक्रेट और सरकार की नहीं सुन रहे, मुख्यमंत्री का आदेश का पालन नहीं हो रहा है। इस तरीके का बंदर बांट शुरू है पूरे के पूरे DMF डिस्ट्रिक्ट में, जिसको रोक पाना अब सरकार के मामले किस्तों पे कार्रवाई करेंगे। 16 डिस्ट्रिक्ट है मिनरल्स की, सभी में अमूमन यही हो रहा है। 80 रुपए की, 200-150 रुपए की बाल्टियां जब 800 रुपए में खरीद रहे हैं। खेल के सामान पे आप, जिस खेलगड़िया सामान पे आप इतने बल्क में खरीदे जा रहे हैं। क्रीडा से नहीं, क्रीडा का सामान जो कि अक्षय ऊर्जा का सामान है, वो अपनी सरकार की जगह से प्राइवेट एजेंसियों से खरीदा जा रहा है, वो भी केवल भ्रष्टाचार के लिए। तो भ्रष्टाचार में लगाम में सरकार रोकने में नाकाफिल प्रयास कर रही है, न ईमानदार प्रयास कर रही है, न किसी पे कार्रवाई हो रही है। भरी सदन में माननीय कृषि मंत्री ने बोला था कि हम FIR करेंगे। आज 8 महीने बीत गए हैं। माननीय मंत्री जी जो सदन में कहते हैं वो अपने कथन पे भी खड़े नहीं होते। तो
तो भ्रष्टाचार को रोकथाम होगी कैसे? बिल्कुल, तो ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं उचित जी बोल रहे हैं कि जो कोरबा है वो कैपिटल ऑफ करप्शन बन चुका है। अजय जी, आपने बात सुनी अभी उचित जी की और आपने के.एस. चौहान जी की भी बात सुनी, और उनका कहना तो सीधे तौर पर यह है कि जो सरकार है वो अधिकारियों पर लगाम नहीं लगा पा रही, अधिकारी निरंकुश हो गए हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है, व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूँ, लेकिन बहुत सारी बातों से इत्तेफाक नहीं लगता। ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है और उसके लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं जो बात है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में अपने लिखित उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि देखिए, कहीं ना कहीं ये 30 करोड़ की बात कर रहे हैं, जबकि खरीदी का कुल आदेश ही 10 करोड़ का है, तो 30 करोड़ का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये पहला झूठ है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि डीएमएफ के तहत कुल मिला के 1833 कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें 1200 से ज्यादा कार्य पूरे कर दिए गए और 600 से ज्यादा कार्य प्रगति पे है। और दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है सौरभ सिंह जी, वो जो आरोप लगा रहे हैं कि शासी परिषद से अनुमति नहीं ली गई है, यही बात को दोहरा रहे हैं इनके प्रवक्ता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने जवाब में स्पष्ट रूप से कहा है कि जितने भी कार्यों का आदेश जारी किया गया है या जो कार्य अनुमोदित किए गए हैं उसमें शासी परिषद की परमिशन ली गई है। लेकिन देखिए, 2015 से 2018 में इनके 15 साल के कार्यकाल में जो है अधिकारी अपने घरों में स्विमिंग पूल बनाते रहे, 2-2 मंजिलों में 4-4, 5-5 लिफ्ट बनाते रहे। अजय जी, बीजेपी के कार्यकाल में क्या हुआ आप उस पर मत जाइए, अभी क्या हो रहा है अपन उस पर बात करते हैं ना। ये बात मत करें आप। देखिए भाई, चौहान जी शांत हो जाइए, स्पष्ट रूप से एक एक करके अपनी बात रखिए। चौहान साहब, चौहान जी शांत हो जाइए, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अजय जी को अपनी पूरी बात करने दीजिए। जी अजय जी, अपनी बात रखिए। जी बोलिए। देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जो जनप्रतिनिधि है उनको ये दायित्व तो मिलना चाहिए था कि क्षेत्र में क्या प्राथमिकता है, क्या उनकी जरूरतें हैं, क्या बेहतर कार्य किया जा सकता है। लेकिन नहीं, उन्होंने कलेक्टर को उसका अध्यक्ष बनाने का प्रयास किया। और कहीं ना कहीं देखिए, स्मार्ट सिटी योजना भी आज देश में बात करूं, मोदी जी ने उसमें महापौर को साइडलाइन करके आज जो वहां के नगर निगम कमिश्नर थे उनको प्राथमिकता दी। और आज किसी स्मार्ट सिटी योजना किस स्तर पे है, तो चौहान साहब, अजय जी को अपनी पूरी बात कर लेने दीजिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा। चौहान जी शांत हो जाइए। ये देखिए, इनकी बौखलाहट बता रही है। चौहान जी शांत हो जाइए। चौहान जी शांत हो जाइए। चौहान जी शांत हो जाइए। अजय जी को अपनी पूरी बात कर लेने दीजिए। जी अजय जी बोलिए। देखिए, कोरोना काल में सीएसआर फंड का पैसा जो छत्तीसगढ़ के जनता के हक का पैसा था, पूरा अधिकार था, उसको कहीं ना कहीं यहाँ के सांसदों ने दबाव पूर्वक उसको पीएम केयर फंड में लगाया। और ये ऑडिट की बात करते हैं, क्या पीएम केयर फंड का क्या ऑडिट होता है? क्या आरटीआई लागू की जाती है? जब आरटीआई में प्रश्न पूछा जाता है तो बोलते हैं ये पब्लिक फंड नहीं है, तो क्या इनकी निजी तिजोरी है? सीएसआर का पैसा जो हक का पैसा था उसको भी यूज नहीं किया जाता। अगर घोटाले की बात करेंगे, भाजपा की कार्य समिति की बैठक में राहुल जी कहते रहे 30 साल तक, अजय जी 30 साल तक उसका हिला नहीं पाएगा। अजय जी, अभी आपने उचित जी की बात सुनी थी। राशन कार्ड बनाते हैं, इंडिया प्रियदर्शनी बैंक घोटाला करते हैं, आज पनामा पेपर से लेकर अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला करते हैं। और ये जिस प्रकार से 6,500 करोड़ का चिटफंड घोटाले में इनके मंत्री पुत्र और ये बैठ के ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका निभाते रहे, चाहे इनके पुत्र की बात करूं, नांदगांव के महापौर की बात करूं, सारे गरीबों, किसान, मजदूरों का पैसा आज ब्रांड एम्बेसडर बन के लूटा गया। तभी कहां थे? अजय जी, मेरा आपसे एक सवाल है। करते रहे। अजय जी, मेरा आपसे एक सवाल है। एक सवाल ये है, उचित जी ने अभी एक बात कही थी कि अगर इस मामले में गड़बड़ी हुई है तो सीएम साहब ने एक बात कही है कि कार्रवाई की जाएगी। वो ये कह रहे हैं कि कार्रवाई आप करोगे किस पे कार्रवाई करोगे? कलेक्टर पे कार्रवाई करोगे आप? कैसे करोगे आप कार्रवाई? देखिए, ये 15 साल के इनके कार्यकाल और हमारे 3.5 साल कार्यकाल, मूलभूत अंतर यह है कि दोषियों को हमारे तरफ तुरंत कार्रवाई की जाती है, इनके पत्र से राजनीतिक संरक्षण नहीं दिया जाता। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा बात पूरा स्पष्ट है, कोई भी अधिकारी हो, किसी भी उच्च स्तर का अधिकारी हो, अगर उसकी गलती साबित होगी, कोई अनियमितता पाई जाती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये आपके लोकप्रिय चैनल पर स्पष्ट कर रहा हूँ और माननीय मुख्यमंत्री ने ये स्पष्ट रूप से सदन में भी कहा है। तो ये अपने 15 साल के कार्यकाल याद न करे जहां कमीशन खोरियों और भ्रष्टाचारियों को राजनीतिक संरक्षण अपने कमीशन के लिए लगातार दिया जाता रहा। और यही मूलभूत अंतर हमारे 3.5 साल के कार्यकाल में और इनके 15 साल के कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार के कार्यकाल में। तो आप ये कहना चाहते हैं कि 15 साल के कार्यकाल में ही सारा भ्रष्टाचार हुआ है और 3.5 साल के कार्यकाल में तो सब एकदम पाक साफ चला है? ऐसा? मैं 10 सेकंड और ले रहा हूँ, 10 सेकंड और ले रहा हूँ आपसे। आज 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बना के 36,000 करोड़ का घोटाला किया जाता है। उसका जो धर्मलाल पासवान है, नेता प्रतिपक्ष का दायित्व होता है कि जब घोटाला हो रहा है तो उसको सामने लाए, ये जाके हाईकोर्ट में लगा के उसको स्टे लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं आखिर किसके इशारे पर, किसको बचाने के लिए इस प्रकार के घोटाले को उजागर होने से रोकते हैं? यही भारतीय जनता पार्टी का चित्र दिखता है।
अजय जी, मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए कि अगर इस डीएमएफ के मद में अगर बंदरबांट हुई है तो क्या इसका फायदा जनता को मिल रहा है? इसका फायदा तो जनता को नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए दिव्यांशु जी, लोकतंत्र में बेहतर की गुंजाइश हमेशा है। बिल्कुल। अगर विपक्ष का कोई सलाह सुझाव स्वागत है उसका हमेशा, लेकिन अगर कोई अधिकारी सचमुच दोषी है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आज हमारा जो लगातार डिमांड थी कि आज प्रभारी मंत्री को प्रभारी बना के रखा जाए, कहीं ना कहीं मोदी ने अपने पूंजीवादी अधिनायक अधिनिर्णय को हमारे ऊपर थोपा, लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी की मंशा स्पष्ट है, अगर कोई अधिकारी दोषी है किसी प्रकार से तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये पूरी तरह स्पष्ट है दिव्यांशु, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे छोटे लेवल का अधिकारी हो, चाहे किसी भी स्तर का अधिकारी। ठीक है, तो अजय जी ये कह रहे हैं कि चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो किसी भी छोटे लेवल का अधिकारी हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी। चौहान साहब क्या कहेंगे? बेशर्मी की हद है दिव्यांशु जी, बेशर्मी की हद है। इतना उचित शर्मा जी ने इतना स्पष्ट इनको बोला है जी कि आपको 8 महीने हो गए, कब करेंगे आप? गंगवानी जी उनको बोलने दीजिए। गंगवानी जी उनको बोलने दीजिए। आप चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। अजय जी शांत हो जाइए। अजय जी जब आपकी बारी थी तो आपने पूरी बात अपनी कही, अब चौहान साहब को अपनी बात रख लेने दीजिए। जब मैंने बात करने का प्रयास एक भी क्वेश्चन का इन्होंने होता है, सिर्फ बोलते गए 15 साल 15 साल 15 साल। अजय जी आपसे जब मैंने सवाल किया तो आपने ये कहा कि साहब 15 साल में ऐसा होता था, 15 साल में ये होता था, और हमारी सरकार तो एकदम पाक साफ है, 3.5 साल में कुछ नहीं हुआ। आपने पूरा, आपका जवाब में मुझे कहीं भी ये बात नजर नहीं आई। आपने उठा करके बीजेपी की बात कर दी कि उनके समय में ये होता था। आपके समय में क्या हो रहा है ये भी तो आप देखिए कि आपके सामने इस तरह की चीजें हो ही क्यों रही हैं? 30 करोड़ का कहीं ना कहीं सभी जगह से घेरा गया, जब पूरा ऑर्डर ही 10 करोड़ स्पष्ट आरोप लग रहा है। अजय जी शांत हो जाइए। कर दे सके तो 50% की बात आप म्यूट कराइए इनका। अजय जी शांत हो जाइए। चौहान साहब अपनी बात रखिए जी, बोलिए। आज सब तरफ से घेरा गए। अजय जी की गलती नहीं है, इनके मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं भ्रष्टाचार का। ये क्या जवाब देंगे? मुख्यमंत्री ने तो और ये बोलते कलेक्टर के ऊपर ये कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर इनके शरणों में इनके। चलिए मैं आप दोनों के पास वापस आता हूं। चौहान साहब, गंगवानी जी मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ उचित शर्मा जी भी जुड़े हुए, मैं उनसे एक सवाल कर लेता हूं। उचित जी अभी आपने एक बात कही थी, अपनी बात बोलने का मौका नहीं मिला है, जी बीच में इंटरप्ट करते गए। जी अपनी बात रख दीजिए जी, अपनी बात रखिए। चौहान साहब बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि 3 जो क्वेश्चन थे मेरे, उसका कोई भी आंसर नहीं दिया गया। ऑडिट क्यों नहीं कराया गया? ऑडिट इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि वो पेपर में आ जाएगा, उसके बाद सदन में आ जाएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। इस वजह से ऑडिट नहीं कराया गया। 3 साल से बंदरबांट 100% हुआ है। बता दीजिए शर्मा जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देख लीजिए, सुन लीजिए। ये स्पष्ट बोला है उन्होंने कि यहाँ पर बंदरबांट हुआ है और आप कार्रवाई कब कराएंगे? अजय जी इस तरह से अगर डिबेट होगी तो ना आप मेरी बात सुन पाएंगे, ना मैं आपकी बात सुन पाऊंगा, कोई किसी की बात नहीं सुन पाएगा। एक एक करके अपनी बात रखिए, एक एक करके अपनी बात रखिए। मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा। मेरे साथ क्या है ना दिव्यांशु जी, जी दिव्यांशु जी क्या है ना, एक तो सत्य बोलने के लिए नहीं हुआ है इनके पास और सत्य सुनने के लिए भी नहीं है। इस वजह से बीच में बक 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 करते रहते हैं। जी और कुछ नहीं। उचित जी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं एक सवाल उचित जी से करना चाहूंगा। उचित जी अभी आपने एक बात कही थी कि अधिकारी जो हैं वो निरंकुश हो गए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये ऐसी जो स्थिति निर्मित हुई है, ये हुई ही क्यों है, बताइए उचित जी। देखिए सरकार की वजह से हुई है। अगर ऊपर से अगर इस तरीके के ऑर्डर होने के बावजूद भी अगर जिले के प्रमुख उस बात को नहीं मान रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसको निरंकुशता के भाव में इसको देखा जा सकता है। आप इसको सोचिए कि मुख्यमंत्री की बड़ी अच्छी मंशा है कि हमारे यहाँ करप्शन ना हो और हमारे यहाँ फंड के पूरे चीजें जेम से खरीदी जा रही है। सवाल ये उठता है कि बोले कार्रवाई करेंगे। कार्यवाही तो पिछले 8 महीने पहले इन्होंने बोला था कृषि पे FIR करेंगे, सभी अधिकारियों वो लिप्त है। आज तक कृषि मंत्री मुकर गए, सदन में बोल के मुकर गए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सदन में बोल के मुकर जाते हैं तो फिर डिबेट में मुकरने में इनको क्या कोई गुरेज नहीं होगा? सवाल ये है कि 400 मिनी राइस मिलें खरीदी गई, वो उसको क्या आधार है? आखिर सरकारी खरीदी हुई है तो कोई आधार तो बता दीजिए। बिल्कुल सरकारी खरीदी के 3 आधार होते हैं। CSIDC का जो जेम्स पोर्टल है वो, केंद्र का जो है ई मानक जो छत्तीसगढ़ का पोर्टल है उससे, या आरसी कोई की गई हो वो,
या कोई टेंडर निकाला हो। आप मुझे केवल उन 400 मशीनों की खरीदी का आधार बता दें कि वो आपने उसको क्या भाव में खरीदी, जो भाव में खरीदे उसका आधार क्या है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि हमने इस सभी चीजों पर रिसर्च किया, रिसर्च के बाद उस पर स्टोरी की है। उस स्टोरी से जो जिस्ट निकल के आ रही है कि वो मशीनें जो बेची जा रही है वो कृषि यंत्र है ही नहीं, वो प्रोसेसिंग यूनिट है। आटा चक्की, दाल मिल, तेल मिल, मिनी राइस मिल जो 25-25 हजार में मिल जाती है, इसको 2-2 लाख में खरीदा जा रहा है जी। तो ये क्या है, करप्शन की श्रेणी में नहीं आता है क्या अजय जी? बावजूद इसके कि आप बोल रहे हैं, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, उनने कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमारा अनुभव कड़वा है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जब पूर्व में 8 महीने पहले जब FIR की बात की गई थी तब भी कृषि मंत्री मुकर गए थे। अभी हम इंतजार करें कि आप कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई किस पे करेंगे, क्योंकि पूरे कलेक्टर ने अनुमोदन देके रखा हुआ है। अब ये सब चीजें हवाई में नहीं, पूरी रिसर्च बेस्ड स्टोरी करके तमाम जगह जाके तमाम जिलों में बातें करके बिल्कुल सही कहा आपने उचित जी, बिल्कुल सही कहा कि रिसर्च तो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है कि DMF के मद में कहीं ना कहीं बंदरबाट तो हुई है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जिस विषय पर हमने चर्चा की है, आज विधानसभा का मानसून सत्र में विधायक सौरभ सिंह ने यह मुद्दा उठाया, ये बात उन्होंने उठाई कि कहीं ना कहीं DMF के मद में बंदरबाट हुई है, और ये भी इशारा मिल रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही या यूं कहें कि उनकी मिली भगत से इस तरह की बंदरबाट हुई है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा इस मामले में उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरीके से और कब तक कार्रवाई होती है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।